हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर से हमें पता चला कि बेटा एस पी डी और एफ 4 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें हमारी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आ जाती है। अब वो 4 ऑर्बिटल्स जो हमने पढ़े हैं या सब सेल जो हमने पढ़े हैं एस पी डी और एफ, उन सब की शेप क्या होती है, वो कैसे होते हैं, वो ऑर्बिटल्स बने कैसे, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है बेटा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या थी, कर्ली स्क्वायर साई डिवाइड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई डिवाइड बाई कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई डिवाइड बाई कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू में ई माइनस वी इंटू में साई इजिकल टू 0। ये क्या है बेटा, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। इसमें जो साई होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव या वेव फंक्शन बोलते हैं उसको। इसमें जो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं बेटा। तो यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स वाई जेड, क्योंकि हम जब 3D में देखेंगे तो हमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। ई क्या बेटा, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ई यहाँ पर दिया है। वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, वी क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। और एम आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एच क्या बेटा प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशंस पोजीशन निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ से एग्जैक्ट नहीं पता चलता, बट हमें एक प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है कि 90% तक हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में, 3D रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। जो साई होता है बेटा, द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है। उसके बाद जो साई स्क्वायर होता है बेटा, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। साई स्क्वायर क्या करता है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बताता है, भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी अप टू 90%। और कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है उस पॉइंट पे, भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बताता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, पर्टिकुलर स्पेस में पाई जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ऑर्बिटल्स एक्चुअल में है क्या, एक 3 डायमेंशन स्पेस है, एक 3 डायमेंशन रीजन या स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब उन्हीं ऑर्बिटल मैक्सिमम कितनी बेटा, अप टू 90%, 100% नहीं, एग्जैक्ट नहीं, 90% तक क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की। अब हमें क्या करना है, उन्हीं ऑर्बिटल की शेप को डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे, साई स्क्वायर से क्या निकालेंगे, उनकी शेप निकालेंगे और देखेंगे शेप कैसे आती है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं बेटा शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का हम यूज करते हैं और साई स्क्वायर से हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे ऑर्बिटल का रीजन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का रीजन निकालते हैं जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। अब जैसे मान लो हम, ये न्यूक्लियस है बेटा हमारा, अब न्यूक्लियस से जैसे हम दूर जाते हैं, ये क्या होती है, रेडियस होती है आर क्या होती है, रेडियस होती है। भाई जहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है या कहीं भी इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ तक की जो रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। मान लो यहाँ तक है तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो आर बेसिकली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस से। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो वेव फंक्शन है या जो साई है, फाइंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम मान लेते हैं, अभी साई को मान रहे सबसे पहले। जब मैं बात करता हूं 1s के लिए बेटा, 1s ध्यान से देखना, 1s ऑर्बिटल के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है साई में, वेव फंक्शन में और आर में। ठीक है बेटा,
ठीक, ये जो साई है यहाँ क्या है, वेव फंक्शन है। अगर मैं साई या वेव फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक, अब उसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। जितना आर छोटा होगा, देखो ध्यान से, जितना आर छोटा होगा उतना ही साई की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। यानी न्यूक्लियस के नज़दीक, न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसी साई को 2s के लिए देखता हूँ, ये तो 1s है बेटा, अब मैं 2s के लिए देखता हूँ, तो ये जो वैल्यू आती है साई की वैल्यू, ये कुछ ऐसी आती है। यहाँ तक तो वैल्यू आई थी बेटा, देखो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे, यहाँ तक तो वैल्यू ऐसे आई है। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ तक तो वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ क्या नेगेटिव। अब यही आकर के पता चलता है कि सिग्निफिकेंस है या नहीं है। जब आप 2s की बात करते हो बेटा, तो 2s में साई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, भाई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साई को कंसिडर नहीं करते हैं, या साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मानते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं साई स्क्वायर की। जब हमने साई स्क्वायर को लिया बेटा, साई स्क्वायर के लिए 1s के लिए बात कर रहा हूं मैं, 1s, ये मान लो साई स्क्वायर है r। जब इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया r के साथ, r के रेडियस, तो पहला ग्राफ ऐसे ही आया 1s के लिए। और जब 2s के लिए हमने किया, मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये रहा बेटा 1s के लिए साई स्क्वायर r, ये हो गया r, तो वैल्यू ऐसे आई। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 2s के लिए, 2s, तो जो ग्राफ प्लॉट हुआ साई स्क्वायर r का विद रिस्पेक्ट टू r, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ आया। ठीक है, यानी कि पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, एक पॉइंट ऐसा है जहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल जीरो हो गई। फिर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुई, फिर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। और जहां प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की जीरो होती है, इनको हम नोड्स बोलते हैं। ये पता होना चाहिए, नोड्स। नोड्स वो रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो साई स्क्वायर ये हमें बताता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां पर है एज कंपेयर टू साई से। तो हम साई को डिस्कस नहीं करते ज़्यादा सा, साई स्क्वायर को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो नोड होता है इसको नोडल सरफेस भी बोलते हैं, नोडल सरफेस। नोड्स को हम, या इस नोड को हम क्या बोलते हैं बेटा, नोडल सरफेस। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल जीरो होती है, तो वो क्या होता है, नोडल सरफेस होता है। यहां तक क्लियर हो गया बात है। अब देखो हमने क्या कहा, हम बात कर रहे हैं जो s ऑर्बिटल होता है बेटा, s ऑर्बिटल के लिए देखो ध्यान से, s ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। l की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है s ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें। और m की जो वैल्यू होती है, l जीरो है, दैट मीन्स m भी क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा, जीरो होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी जीरो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। दैट मीन्स क्या है कि जो s है, s की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन हो सकती है, ओनली वन ओरिएंटेशन, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो हमने p की 3 ओरिएंटेशन पढ़ी थी, d की 5, तो s की क्या आती है, एक ही ओरिएंटेशन आती है। और एक ही ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो x है बेटा वो क्या हो सकता है, स्फेरिकली हो सकता है, कि s ऑर्बिटल जो है ये क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप, यानी कि ये शेप में क्या होगा बेटा, स्फेरिकल होगा, या फिर ऐसे बोलेंगे स्फीयर की तरह होगा।
ठीक है, तो एस को हम क्या मानेंगे, एक ही ओरिएंटेशन है, और एक ही ओरिएंटेशन किसी में हो सकते हैं, स्फेरिकल में हो सकती है। तो हमने ये माना कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बेटा, मैक्सिमम है। अब देखो, जो हम डॉट को मान लेते हैं बेटा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। अगर मैं 1s की बात कर रहा हूं तो 1s क्या है, न्यूक्लियस के नजदीक प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और फिर कम होते होते कहां चली गई, 0 पे चली गई। ठीक, तो देखेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये न्यूक्लियस के राउंड क्या है, सबसे ज्यादा है, और ये स्फेरिकल है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, क्लाउड हमारा किसका हो गया, 1s का हो गया। भाई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 2s की। अब देखो ये हमारा न्यूक्लियस था बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या हो गया हमारा, 1s हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है 1s पे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो न्यूक्लियस के अराउंड, तो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर एक ऐसा रीजन आया जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो बीच में क्या हो गया, गैप हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उसके बाद फिर मैक्सिमम हो गई, फिर यानी कि इस रीजन के बाद क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। स्फेरिकल शेप है एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2s हो गया। ठीक है, और ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और इस स्पेस को हम बेटा स्फेरिकल नोड बोलते हैं, इसको स्फेरिकल या रेडियल नोड बोलते हैं, क्योंकि रेडियस के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड्स। ठीक है, और ये किसके लिए बेटा, 2s के लिए। और जब हम 3s की बात करेंगे, 3s को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मान लो हमारा क्या न्यूक्लियस है बेटा, ये अराउंड में क्या हो गया हमारा 1s। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस एम्प्टी है यानी कि नोड है, और फिर ये हमारा क्या हो गया, 2s हो गया, एक रीजन 3 डायमेंशन रीजन, और फिर ये क्या हो गया हमारा 3s हो गया। क्योंकि जब हम 3s के लिए भी निकालेंगे साइज स्क्वायर की वैल्यू, तो भी ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें आप क्या देखोगे, ये हमारा 3s हो गया। ठीक है, तो 3s जब आप यहाँ 3s के लिए करोगे तो वैल्यू फिर 0 जाएगी, फिर मैक्सिमम जाएगी, फिर 0, फिर मैक्सिमम। तो हर बार क्या होगा, एक स्पेस ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, फिर एक क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये क्या आएगा, स्फेरिकल नोड्स, यानी ये क्या हो गया, हमारे नोड्स हो गए। ठीक है, तो 1s के लिए नोड्स क्या होता है मेरा, 0 होता है, कोई नोड्स नहीं होता। 2s में 1 नोड होता है, और 3s में 2 नोड होंगे बेटा, टोटल 2 नोड हो गए। 4s में 3 नोड हो गए, स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं इनको। 5s में कितने हो गए बेटा, 4 नोड हो गए। तो जितना भी आप s निकालोगे तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि एक स्पेस ऐसा आएगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, फिर एक स्पेस ऐसा भी होगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होगी, और उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे। तो ये क्या होगी, s ऑर्बिटल की शेप्स होगी। तो s ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। और ये कहां से पता चलता है, साई स्क्वायर से, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से पता चलता है। क्लियर होगी बात ही। अब मैं बात कर रहा हूं p ऑर्बिटल की, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो s के बारे में पता चल गया कि स्फेरिकल है, और जिसके अंदर नोड्स है, स्फेरिकल नोड्स है, जिनको हम रेडियल नोड्स भी बोलते हैं। फिर इन नोड्स को फाइंड आउट करने का मेथड भी बताऊंगा मैं, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल। जब हम साई स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो जो p ऑर्बिटल है बेटा, p ऑर्बिटल की जो शेप है वो डंबल लाइक आती है, जो डंबल होता है, जिम करने वाला जो डंबल होता है। और अगर हम p की बात करें, p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 1 होता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू बेटा 3 हो सकती है, -1, 0 और +1। ठीक है, तो ये क्या है, 3 वैल्यू हमारी हो सकती है। और यहाँ जो -1, 0, +1 है बेटा, इनकी वैल्यू भी आपको बता रखी है। जब ml+1 होता है तो इसको हम px बोलते हैं, ml-1 होता है इसको py,
और ml 0 होता है, इसको pz। इसको m से रिप्रेजेंट कर लो या ml से कर लो। तो यानी ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, z एक्सिस पे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशंस, ठीक है, px, py और pz। तो जब हम इनकी शेप बनाते हैं बेटा, तो इनकी शेप कुछ ऐसे बनती है। मान लो ये देखो शेप कैसी होती है, डंबल लाइक शेप होती है, जिसमें जो हमारा प्लेन है, एक्सिस है, उसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और नीचे भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये हमारे 3 एक्सिस है, ठीक है। अब हम कोई भी एक एक्सिस लेके चलेंगे, जैसे मान लो जेड एक्सिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो आप ऐसे देखोगे कि इस प्लेन के ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। डंबल लाइक शेप है बेटा, ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। मैं इसको बीच में से साफ कर रहा हूं ऐसे, तो यहां भी क्या है, मैक्सिमम बेटा। और नीचे की तरफ भी आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ऐसे। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। तो डंबल लाइक शेप होती है, जिसमें प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आप इसको किसी भी प्लेन में कंसीडर कर सकते हो। जैसे मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे कंसीडर करके चलते हो, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर। अगर मैं प्लेन को ऐसे प्लॉट करता हूं, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया, जेड पे होगा। डंबल लाइक शेप होती है, डंबल लाइक, ठीक है। और अब ये जो पॉइंट है, देखो यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी 0 है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या होता है, नोड होता है बेटा, नोड। लेकिन इस नोड को हम प्लेन पे है, तो इसको हम प्लैनर नोड बोलते हैं, प्लैनर नोड्स बोलते हैं। या फिर हम प्लैनर नोड के साथ साथ इसको हम बेटा एंगुलर नोड्स भी बोल सकते हैं, एंगुलर नोड्स। अब देखो 2 तरह के नोड हुए, प्लैनर नोड, एक पहले क्या हुआ, स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड को हमने क्या बोला, रेडियल नोड भी बोला। अब दूसरा नोड कौन सा आ गया, जो प्लेन पे होता है, प्लैनर नोड या एंगुलर नोड भी इसको हम बोलते हैं। 2 टाइप्स के नोड होते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, तो जब ये पता चला कि भी डंबल लाइक शेप है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे बनाता हूं, तो ये मान लो हमारा, ऐसे मैं बना रहा हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या, जेड एक्सिस है। तो जब हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, तो यानी कि जो पी एक्स हो किस पे लाई करेगा, ऐसे एक्स एक्सिस पे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो ऑर्बिटल बना है, ये क्या है बेटा, पी एक्स है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बताता है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को। तो ये क्या हो गया, पी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम डॉटेड नहीं दिखाते, हम क्या करते हैं, इसके अंदर साइन दिखाते हैं। साइन जो है, देखो साइन कैसे दिखाएंगे, जब हम पी की बात करेंगे तो अपोजिट साइन होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसको कोई भी चार्ज नहीं सोचेगा, ये सिर्फ वेव फंक्शन है। क्योंकि जो वेव मूव करती है ऐसे अप डाउन, तो वो ऐसे मूव करती है, अप डाउन चलती है। तो ये क्या करता है, क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ट्रफ को करता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, कि भाई हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मान करके या फिर वेव के हिसाब से हमने क्या किया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है 3 डायमेंशंस में। तो ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेव को। तो ये क्या होगा, पी एक्स हो गया बेटा। ऐसे मान लो वाई एक्सिस में लेके चलो, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या हो जाएगी, पी वाई हो जाएगी। और जेड एक्सिस पे मान लो, मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ, ये ऊपर मान लो जेड है, तो ये क्या होगा, पी जेड है। ऐसे मान लो मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे जो बनेगी प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, पी वाई हो जाएगी। तो आप क्या देखोगे, जो पी ऑर्बिटल होता है बेटा,
पी ऑर्बिटल, उनकी जो शेप होती है एक्स वाई जेड, उनकी जो शेप होती है वो डंबल लाइक शेप होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, वो प्लेन के पॉजिटिव साइड भी होते हैं और नेगेटिव साइड भी, यानी प्लेन के दोनों साइड होगी, और ये बीच में क्या होगा, प्लेनर नोड होगा। तो इन सभी के बीच में क्या होता है, एक प्लेनर नोड होता है, ठीक है। अब मैं एक ऑर्बिटल की शेप को लेकर के आपको दोनों नोड समझाता हूं, तो देखेंगे दोनों नोड कैसे बनते हैं। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया कि पी ऑर्बिटल की जो शेप और डंबल लाइक होती है, डंबल लाइक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या होगा, एक प्लेनर नोड होगा, ठीक है। अब मैं पी की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं मेरे पास बेटा 2px px है, तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी, ये हमारा क्या मान लो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे होगी, ये हमने वाई मान लिया, ये जेड मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ऐसे एक्स एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स एक्सिस पे मिलेगी, डंबल लाइक शेप होगी, और इसके अंदर क्या होगा, वन प्लेनर नोड होगा, वन प्लेनर नोड। यहां तक क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं 3px की, 2px के बाद 3px में क्या आएगा, एक बीच में स्फेरिकल नोड आएगा, यानी कि एक बीच में आप ऐसे बोल सकते हो रेडियल नोड आएगा, रेडियल नोड, जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो देखेंगे ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये हमारा क्या है, मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जेड है। पहले क्या था, ये हमारा था 2px। अब यहां तक इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा, मैक्सिमम थी, ऐसे, ये हमारा हो गया मान लो पी एक्सिस पे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये शेप पता चलती है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेटर से। तो हमने जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया तो हमें पता चला कि जो पी ऑर्बिटल है उसकी डंबल लाइक शेप है, ठीक है, तो वो प्लेन के ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, तो ऐसे हमने शेप बना दी। अब 2p की शेप ही होगी बेटा 3p, जो 3p होगा ना उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, यानी कि मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, बीच में क्या होगा, एक रीजन एम्प्टी होगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, एक ऐसा रीजन आएगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, देखो ऐसे, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, 3p बना दिया। तो बीच में क्या आया, एक ऐसा स्पेस आया जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या है बेटा, बिल्कुल 0 है, और इस नोड को हम क्या बोलते हैं, इस नोड को, इसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, रेडियल नोड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेडियल। और ये वाला जो नोड है, ये कौन सा नोड है बेटा, ये नोड है प्लेनर नोड। तो प्लेनर नोड पी ऑर्बिटल में एक ही होता है सभी में, चाहे वो px है, py है, pz है, 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं रेडियल नोड की बात कर रहा हूं तो 3p पे एक होता है बेटा, फिर आप 4p करोगे ऐसे, एक और आ जाएगा, 5p पे एक और आ जाएगा, तो रेडियल नोड क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन प्लेनर नोड क्या रहते हैं, एक जैसे, एक ही रहता है, ठीक। तो पता चलेगा रेडियल नोड कहाँ होते हैं भाई, ये 2px, ये 3px, ये 4px, ये 5px, क्योंकि हर बार आप क्या देखोगे कि पहले प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, फिर 0 हो जाएगी, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल बढ़ते चले जाएंगे। तो पता चलेगा सबको ऑर्बिटल के बारे में कैसे। अब मैं बात करता हूँ डी ऑर्बिटल की। जो डी ऑर्बिटल होता है बेटा, जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हमने स्टडी किया तो डी ऑर्बिटल की जो शेप है कुछ डिफरेंट आई। अगर मैं बात कर रहा हूं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है बेटा, 2 होता है। दैट मीन्स एम एल की जो वैल्यू है वो -2, -1, 0, +1, +2, यानी टोटल 5 ओरिएंटेशन हो सकती है। कितनी हो सकती है, 5 ओरिएंटेशन। और हमने पढ़ भी रखा है ये जो 5 ओरिएंटेशन है ये DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2, ऐसे 5 होती है बेटा, ठीक। ML की वैल्यू के साथ मैंने बता रखा है। जब मैं DXY की बात करता हूं, देखो ध्यान से, DXY, तो मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है ऐसे,
और ये हमारा वाई एक्सिस है। डी एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों प्लेन के बीच में ऐसे, ये देखो ध्यान से, ये डी एक्स वाई होता है। जो डी एक्स वाई है इनको बेटा क्लोर लीफ से बोलते हैं, क्लोर लीफ शेप, ऐसी शेप होती है उनकी पत्तों की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं जो साइन है कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। पी ऑर्बिटल में क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट थे, लेकिन यहां क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सेम आमने सामने होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब देखो ध्यान से, जब मैं बात कर रहा हूं प्लेनर नोड की, एक प्लेनर नोड तो इसकी वजह से बना, एक प्लेनर नोड इसकी वजह से बना, तो इसमें कितने होते हैं, 2 प्लेनर नोड होते हैं, 2 प्लेनर नोड होते हैं डी सबसेल में। तो ये क्या होगा, डी एक्स वाई। अगर मान लो डी वाई जेड की बात कर रहा हूं मैं, ये मान लो y है, ये z है, तो इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो गया, डी वाई जेड हो गया, ठीक है। ऐसे ही डी वाई जेड, डी एक्स जेड की बात करते हैं, अब इसको x मान लो, इसको z मान लो, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो गया, डी एक्स जेड हो गया। तो ये क्या बनती है, इन सब की शेप बनती है। ऐसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको देखना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस नहीं है बीच में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पे है, तो इसकी जो शेप बनती है वो ऐसे बनते हैं, ये ऑन द एक्सिस होता है, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है बेटा, और ये वाला क्या, ऑन द एक्सिस है, ठीक है। अब डी जेड स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर को जरूर देखेंगे, तो अगर मान लो मैं डी जेड स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं, ये मान लो हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो कुछ ऐसी शेप होती है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए डी जेड स्क्वायर का। ये हमारा है जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, कोई भी मान लो। डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, देखो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट करेंगे और सेंटर से थोड़ा नीचे तक जाएंगे और बीच में ऐसी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, डी जेड स्क्वायर होता है। ये भी क्या होता है, ऑन द एक्सिस होता है, डी जेड स्क्वायर। तो दो तो बने बेटा ऑन द एक्सिस और 3 बने बिटवीन द एक्सिस पे, यहां तक कोई दिक्कत है। अब जो डी जेड स्क्वायर है इसकी जो शेप होती है, ये शेप आपको पता है डोनट टाइप की शेप होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं डोनट। डी जेड स्क्वायर की क्या होती है बेटा, डोनट टाइप की शेप होती है, DOUGHNUT, डोनट टाइप की क्या होती है, शेप होती है डी जेड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां क्या एक ऐसा, 2 ऐसे प्लेन बने जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 थी, एक बना इसकी वजह से और एक बना इसकी वजह से। यहां देखो, एक बना इसकी वजह से, एक बना इसकी वजह से, एक बना इससे और एक इससे, तो सभी में क्या है, 2-2 प्लेन है, यानी कि जो प्लेनर नोडल है सभी में 2-2 है। बट यहां नहीं है बेटा, देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो डी जेड स्क्वायर के अंदर जो प्लेनर नोड होते हैं बेटा, प्लेनर नोड, वो क्या होता है, 0 होता है। तो डी जेड स्क्वायर में प्लेनर नोड नहीं होता है, बाकी सभी में जो प्लेनर नोड्स होते हैं, प्लेनर नोड्स वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एस के अंदर प्लेनर नोड नहीं होता, सिर्फ रेडियल होता है। पी के अंदर प्लेनर नोड 1 होता है और रेडियल नोड डिपेंड करता है कि वो 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, ठीक। ऐसे डी के अंदर प्लेनर नोड 2 होते हैं, बट डी जेड स्क्वायर को छोड़ के, डी जेड स्क्वायर में नहीं होता है। उसके बाद जो एंगुलर आपके जो रेडियल नोड है वो डिपेंड करेंगे 3D में क्या होगा, एक भी नहीं होगा बेटा, ये सब क्या मान लो 3D है, ठीक है, 3D XY, 3D YZ। उसके बाद 4D बनाओगे तो इसके ऊपर से आएगा ऐसे 4D ऊपर से आएगा तो एक क्या बन जाएगा, एंगुलर नोड बन जाएगा। 5D इसके भी ऊपर से आएगा तो एक क्या बन जाएगा, एक और एंगुलर नोड बन जाएगा। तो एंगुलर नोड क्या हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिक्स क्या है, देखो प्लेनर नोड, डी के अंदर डी जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी सभी में 2 प्लेनर नोड होते हैं, और पी के अंदर एक प्लेनर नोड होता है, एस में कोई भी प्लेनर नोड नहीं होता है।
एंगुलर जो नोड है या फिर रेडियल जिसको हम नोड बोलते हैं, रेडियल जो नोड होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका 2p है, 3p है, 4p है या 3d है, 4d है, 5d है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये नोड्स फाइंड आउट करने हैं कि हम नोड्स कैसे निकाल लें, तो मैं आपको बता देता हूं, जो नंबर ऑफ स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड्स होते हैं बेटा, इनको हम निकालते हैं n माइनस l माइनस 1 से, ठीक है, n माइनस l माइनस 1 से। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 1s ले रहा हूँ। 1s का मतलब है n इजिकल टू 1 और l इजिकल टू 0। तो वैल्यू पुट कर दो, n1 l0 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब 1s के अंदर कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं होगा, जो हमने पढ़ा था। अब मैं बात कर रहा हूँ 2s की। 2s का मतलब n इजिकल टू 2 l इजिकल टू 0। वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2s के अंदर 1 स्फेरिकल नोड होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ 4dxy की। 4dxy का मतलब n इजिकल टू 4 और l इजिकल टू 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 4 माइनस 2 माइनस 1। इसका मतलब क्या है, 4dxy में एक स्फेरिकल नोड्स होगा। तो आप यहाँ से स्फेरिकल या रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं बेटा। ऐसे अगर आपको प्लेनर नोड्स निकालने हैं, प्लेनर नोड्स, तो वो डिपेंड करेंगे सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स, प्लेनर नोड्स की जो वैल्यू है बेटा, प्लेनर नोड्स को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड्स भी बोलते हैं। एंगुलर नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में, ये एल पे डिपेंड करते हैं। एस में एल की वैल्यू 0 होती है तो एस में कोई भी प्लेनर नहीं होता। पी में एल की वैल्यू 1 होती है तो पी में 1 प्लेनर होता है। डी में एल की वैल्यू 2 होती है तो डी में 2 प्लेनर होते हैं, बट डी जेड स्क्वायर में नहीं होता है। तो ऐसे करके आप प्लेनर नोड्स निकाल सकते हो। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने इन एनी ऑर्बिटल, इन दोनों को ऐड कर दो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, तो वो क्या हो जाएगा n-1। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगी। तो आप नोड्स को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो s की जो शेप होती है बेटा वो स्फेरिकल होती है, s। p की जो शेप वो डम्बल लाइक होती है ऐसे। लेकिन d की जो शेप है वो अलग अलग होती है बेटा। वो 2 एक्सिस पे मिलेगी आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, या डी जेड स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा, डी जेड स्क्वायर है। ऐसे ही डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको ऐसा मिलेगा। तो डी में 2 ऑर्बिटल तो क्या होते हैं, ऑन द प्लेन होते हैं, और 3 बिटवीन द प्लेन होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 12th में बहुत ज़्यादा यूज होगी। तो ये पता चल गया शेप के बारे में। नोड्स क्या है, वो पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 होती है। और इन सारी बातों कहाँ से पता चलता है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करके हम ये सारी बातें फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा नोड्स कैसे निकालने हैं, शेप क्या होती है। ये शेप आपको जरूर पता होनी चाहिए। इन शेप से हम आगे आने वाले चैप्टरों में केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।